नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में असर जरूर डालेगी। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव बड़ी शख्सियत के बीच होगा, इसकी झलक भी दिखने लगी है। सामवेर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक कांग्रेस पर जमकर आरोप भी लगाए। कुल मिलाकर उनके इस अंदाज को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी शख्सियतों के बीच इसी तरह से वार पलटवार देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश पर एक काला बादल छाया हुआ था। वो 2002-2003 का मध्य प्रदेश हम ना भूले, जब सड़कें नहीं, सड़कों को तो हमें ढूंढना पड़ता था, केवल गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2003 का उदाहरण देकर 2023 को साधने की कोशिश की। इशारों में उन्होंने दिग्विजय सिंह को घेरा तो कमलनाथ पर सीधे सीधे तंज कसा। सावेर में सिंधिया का यह आक्रामक अंदाज अगले साल होने वाले चुनावी घमासान की झलक भर है। साथ ही ये भी तय है कि सिंधिया कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। सावेर में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जिस कोविड के जमाने में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री यहां इंदौर ही आए थे और कोविड की फिक्र नहीं थी उनको, और इसलिए मैंने सौगंध खाई, अब तो आर्या और मैं उतर गया मैदान में। मुझे कहा गया आ जाए मैदान में, मैं उतर गया मैदान में, क्योंकि मैं वो राजमाता विजयराजे सिंधिया का पोता हूं जिन्होंने डीपी मिश्रा की सरकार को भी जब जनता के साथ भ्रष्टाचार किया था सबक सिखा दिया। जाहिर है कि अगले साल का चुनाव शख्सियतों के बीच का है। इसमें सिंधिया तो केंद्र में रहेंगे ही, वहीं कमलनाथ और शिवराज के चेहरों पर यह पूरी जंग लड़ी जाएगी और इस जंग का आगाज भी वार पलटवार से शुरू हो गया है। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। 2003 जैसे ही माहौल रहेगा, लेकिन ये बीजेपी का रहेगा। उसमें कांग्रेस का रहा था, बीजेपी का रहेगा। वजह यह है कि उस समय बताते थे कि कर्मचारी नाराज। आज कर्मचारी जगत पूरी तरह से नाराज है। स्टेज पे उनको सस्पेंड किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। तो समीकरण पूरे बता रहे हैं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की बद से बदतर स्थिति होगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक तरफा नहीं रहने वाले, क्योंकि इस चुनाव में दोनों तरफ से दिग्गज जोर लगाते दिखेंगे। सिंधिया खुद इस चुनाव में मुद्दा होंगे। कांग्रेस 2020 के घटनाक्रम के बहाने सिंधिया और बीजेपी को घेरेगी। हालांकि इसका ज्यादा असर पड़ेगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सिंधिया के आक्रामक अंदाज से इतना तो साफ है कि 2023 का रण बड़ी शख्सियतों के बीच ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात करेंगे उस दूसरी खबर की जो सियासत में चर्चा का विषय रही। 4 महीने पहले कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अपने मकसद को लेकर अब भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर अब संत समाज भी मुखर हो रहा है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिना नाम लिए भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो प्रामाणिक रूप से टूटा है उसे जोड़कर दिखाओ। पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से जोड़ो। आप कल्पना में ही तोड़कर कल्पना में जोड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में शंकराचार्य के दिए इस बयान से अब सियासत भी गरमाने लगी है और बीजेपी कांग्रेस अपने चश्मे से इसे देख रही है। कांग्रेस अपनी यात्रा का मकसद बता रही है, तो वहीं बीजेपी शंकराचार्य के बयान को सही बता रही है।
देखिए, जो लोग भारत से अलग होकर अलग राष्ट्र बन गए हैं, उनकी अलग पाकिस्तान को भारत के साथ जोड़ दो। आपका अभिनंदन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बांग्लादेश टूट गया है, जोड़ दो। खालिस्तान कट कर रहा है, हिलडुल रहा है, जोड़ दो। कुछ तो मजबूती लाओ। आप कल्पना में टूटा हुआ देख रहे हैं और कल्पना में ही जोड़ रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या टूटा था और क्या जोड़ रहे हैं हमारा जो। तो जो प्रामाणिक रूप से टूट चुका है उसको जोड़ के दिखाइए। कल्पना वाला टूटा, कल्पना में ही जुड़े। तो भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है लगातार बीजेपी के निशाने पर रही है और अब बयानबाजी संतों तक भी पहुंच गई है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अब उनके इस बयान को लेकर जहां कांग्रेस इस यात्रा की सफलता बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी शंकराचार्य के इस बयान को सही बता रही है। देखिए, जो लोग भारत से अलग होकर अलग राष्ट्र बन गए हैं, उनकी अलग अपनी संप्रभुता है। उनको एक साथ जोड़ने की बात करना सिर्फ कल्पना है और लोगों को हवाबाजी बताना है। जो भारत के अंदर हैं, जो विभिन्न धर्म संप्रदाय, विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, उनमें आपस में वैमनस्यता खत्म करके उनको एक साथ लेके आगे बढ़ना, यही भारत के हित में है, यही सच्ची भारतीयता है। और इसी उद्देश्य को लेके श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में हैं। उन्होंने अच्छा कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी अगर चाहते हैं तो बांग्लादेश को भारत में मिलाएं, पाकिस्तान को भारत में मिलाएं, तब भारत जुड़ेगा। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देवास की सोनकच्छ विधानसभा। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सज्जन सिंह वर्मा सीट से मौजूदा विधायक हैं और अब तक 5 बार चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन सोनकच्छ की जनता ने बीजेपी को भी बराबर मौका दिया। 2023 में इस सीट का रुख किस ओर होगा, आइए जानते हैं। कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवास जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट सोनकच्छ की। आज के इस चुनावी कार्यक्रम में इस सीट का मिजाज हम जानेंगे और जनता से बात करेंगे। क्या कुछ जनता के मन में है, क्या कुछ विकास हुआ, कितने नेताओं के वादे पूरे हुए, कितने अधूरे रहे, और नेताओं से भी जानेंगे क्या कुछ उन्होंने किया और क्या कुछ करना बाकी है। आज दिखाएंगे आपको सोनकच्छ विधानसभा सीट का हाल। देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है, लेकिन चुनावों में सुर्खियों में रहती है। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सज्जन सिंह वर्मा यहां से विधायक हैं। सज्जन सिंह वर्मा अब तक इस सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2018 में उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा को करीब 10,000 वोटों से मात दी थी। सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा विधानसभा में हुए विकास कार्यों के लिए कांग्रेस सरकार को श्रेय देते हैं और बीजेपी पर कई आरोप भी लगाते हैं। 2018 के चुनाव में ही मध्य प्रदेश की जनता ने, साथियों ने कांग्रेस और कमलनाथ को सरकार बनाने का मैंडेट दिया था। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ग्रिड बनी हुई है। यहाँ जो विकास चल रहा है देवास में, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें और पुल बन रहे हैं, सज्जन वर्मा की देन है। विकास में कहीं कमी नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना कि हम 155-60 सीटें जीतेंगे और कमलनाथ जी को इस प्रदेश की जनता एक बार मुख्यमंत्री देखना चाहिए। बीजेपी यहां अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। बीजेपी को शिवराज सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। साथ ही दावा है कि जनता कांग्रेस विधायक के कार्यकाल से खुश नहीं है। निश्चित रूप से सोनकच्छ विधानसभा में कोई हमें चुनौती नहीं है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सोनकच्छ विधानसभा निश्चित रूप से जीतने वाली है। और हमने संकल्प भी लिया है, हमारी आकांक्षी विधानसभा में हमने उसका पूरा मतदान केंद्र तक का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हमारे नेताओं के शक्ति केंद्र और मतदान केंद्र तक के प्रवास प्रारंभ हो चुके हैं। हमने पीपलरावा गंदरपुरी से पीपलरावा तक का रोड स्वीकृत कराकर एक अच्छा रोड देने का भी काम किया है। ऐसे कई योजनाएं
मैं गिनाने चाहूँ तो बहुत सारी योजनाएं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सोनकच्छ विधानसभा निश्चित रूप से जीतेगी। ग्रामीण विधानसभा होने के चलते यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे मुखर हैं। किसानों का मुद्दा और रोजगार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं की बात जनता कहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी सोनकच्छ जिला मुख्यालय देवास पर आश्रित है। जनता की मिलीजुली राय यहां देखने को मिलती है। कुछ बीजेपी से संतुष्ट नजर आते हैं तो कुछ कांग्रेस के कामकाज से खुश हैं। 20 साल से उनकी सरकार नहीं होने के बाद भी उन्होंने काम करा है। कहाँ से काम लाए, क्या करा है, लेकिन पब्लिक के बीच में हर सुख दुख में भी साथ दिया उन्होंने और लोगों का काम भी करा है। और रात को 12 बजे भी फोन लगाते हैं तो स्वयं वो खुद फोन उठाते हैं। ऐसे नेता की सोनकच्छ को जरूरत है। सोनकच्छ में विकास हुआ है, सज्जन सिंह वर्मा जी ने विकास किया है। विधानसभा में सज्जन सिंह वर्मा जी विधायक बनेंगे और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। कुछ भी नहीं, पूरा नगर खुदा पड़ा है। अतिक्रमण इतना है कि जुलूस मार्ग पे जुलूस निकलना भी गुनाह है। डीजे रुक जाते हैं, मौत मैयत रुक जाती है। ये सोनकच्छ का विकास है। जुलूस मार्ग का देख लो आके। जो नेता हैं वर्तमान में जो भोपाल चुन के जाते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए 5 साल। जो भी उनको राशि वहाँ से सालाना मिलता है, विकास कार्य का पैसा मिलता है। रुका हुआ है विकास? हाँ, विकास तो निश्चित रूप से रुका हुआ है। पब्लिक संतुष्ट नहीं है। 23 में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अब देखो जो कहे, अब बनता का अब अपन कैसे कर सकता है। अपन तो मतलब जनता पार्टी के आदमी यार। वोट देना चाहोगा? हाँ, वोट दीजिए। अच्छा। हाँ। सोनकच्छ का सरताज कौन होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये तय है कि हर बार की तरह 23 की जंग भी यहाँ दिलचस्प होगी, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी। आज हमने बात की विधानसभा सोनकच्छ की, जिसमें कई मुद्दे निकलकर सामने आए। सोनकच्छ के लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। किसी ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में काबिज होने की बात कही, किसी ने कांग्रेस के वापस सत्ता में आने की बात कही, यानी कि परिवर्तन की बात कही। यह आने वाला समय बताएगा कि किसकी बनेगी 23 में सरकार और कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये तमाम चीजें जनता तय करेगी। हिलाल देवास की सोनकच्छ सीट से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, सोनकच्छ। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या है सोनकच्छ विधानसभा सीट का सियासी इतिहास। देवास जिले की ग्रामीण परिवेश वाली सीट है सोनकच्छ विधानसभा सीट और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बराबर मौका मिला है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा मौजूदा विधायक हैं सीट से। आपको बता दें 5 बार इस सीट से सज्जन सिंह वर्मा परचम लहरा चुके हैं और 2018 में बीजेपी के राजेंद्र वर्मा को सज्जन सिंह वर्मा ने हराया और ये सीट हासिल की। इसके साथ ही 10,000 वोटों से बीजेपी को शिकस्त दी। एक खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दा है जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकता है। तो बोले तो नेताजी में मिलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ से। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं और कांग्रेस का युवा चेहरा है। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास प्रोग्राम बोले तो नेताजी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा चेहरा, कांग्रेस का युवा चेहरा, जो इस समय लोकसभा में एकमात्र कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ हमारे साथ है। आने वाला ईयर जो है वो विधानसभा चुनाव का है, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, जनता में बहुत आक्रोश है। जनता बदलाव चाहती है। मैं जिले भर में घूम रहा हूँ, प्रदेश में घूम रहा हूँ और एक चीज उभर के आ रही है कि जनता अब परेशान है और जनता बदलाव चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में धूम रही, हर जगह छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा मॉडल की बात होते रही, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, छिंदवाड़ा तो पिछले कई सालों से मॉडल जिला रहा है। मैं पिछले 3 साल से यही बात कहते रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे छिंदवाड़ा जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि ना ही उनका महापौर है, ना ही उनके कोई विधायक है, ना ही उनके कोई सांसद है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, इतने योजनाओं
को स्वीकृति मिली थी। अगर हम बात करें अपनी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की, उसकी फंडिंग काट दी गई। अगर हम बात करें अपने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की, 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था, 1200 बेड से घटाकर उन्होंने 200 बेड की स्वीकृति दी है। और छिंदवाड़ा में स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, रोजगार के अवसर भी छिंदवाड़ा में बनते हैं। कमलनाथ जी के प्रयासों को कैसा देख रहे हैं इसमें? इससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। मोदी जी ने तो 6 साल पहले स्किल इंडिया का नारा लगाया था, लेकिन हमारे छिंदवाड़ा जिले में 15 साल पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू हो गए। और जो हम युवाओं को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कमलनाथ जी और मैं, जैसे कि HCL हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, हम उनको यहाँ ला रहे हैं। कू ऐप हो, हम उनको यहाँ ला रहे हैं और हर महीने 150-200 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। छिंदवाड़ा की बात करें, अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, ग्राम पंचायत और पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए हैं। कितना प्रभाव डालेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो कांग्रेस की जीत हुई है छिंदवाड़ा जिले में। हमारा महापौर बना, हमारा निगम बना, पांडोना में 17 साल बाद हमारी परिषद बैठी है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और अब बारी है चुनावी जायके की। बंसल न्यूज की टीम पहुंची नागदा और चाय की चुस्कियों के साथ 2023 की सियासी सरगर्मी पर उनकी राय जानी। अगले वर्ष 2023 में इन्हीं दिनों मध्य प्रदेश को एक नई सरकार मिल जाएगी, लेकिन उस सरकार मिलने के पहले पिछले 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा सरकार का, इसको जानने के लिए और समझने के लिए बंसल न्यूज चैनल का एक विशेष कार्यक्रम के तहत हम नागदा खाचर विधानसभा के अंदर आज मौजूद हैं। हम यहाँ पर मौजूद जनता से यह जानेंगे कि क्या मिजाज यहाँ की जनता का है और पिछले 4 साल में यहाँ की सरकार के कामकाज से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट रही है। युवा हमारे साथ हैं। आप इस पूरी अगले साल 2023 में चुनाव है, किस तरह से देखते हो अपने आप को? क्या सरकार में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? हाँ, सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी के बहुत सारे मुद्दे हैं जो युवा ऐसे दर पे दर भटक रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन की लहर तो होनी चाहिए। काफ़ी समय हो गया इसी एक ही सरकार को। यहाँ पर जो विधायक है उनके काम से कितने खुश हैं आप? विधायक का काम तो विधायक कर ही रहे हैं, बाकी चेंजिंग का तो है ही सही माहौल। चलिए, बेरोजगारी वाला मुद्दा भी युवा यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं, कुछ और लोग भी साथ में हैं। आपका नाम बताइए। शिवम व्यास। शिवम व्यास जी, 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और क्या लगता है आपको 2023 में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? और वर्तमान में जो यहाँ पर विधायक है उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं और क्या मुद्दे आपको लगता है कि सरकार को अपने चुनाव में शामिल करना चाहिए अगली बार 2023? वो यहाँ के जो अभी विधायक जी थे, दिलीप सिंह जी गुजर, 5 साल में तो हमको तो कोई विकास नहीं दिखा। खाचर नागदा की रोड ही नहीं बनी उनसे 5 साल में अभी, जबकि उसको बनाना चाहिए। गिनोदा से उज्जैन तक 4 लाइन करना चाहिए, अभी तक नहीं करवा पाए। सब नेता अपने अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं, तो राजनीति से तो अपने को कोई मतलब नहीं है। पर मैं खाचोत का निवासी हूँ, अपने को नेता चाहिए तो नदियों से उस पार चाहिए। आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार किस तरह की होनी चाहिए 2023 में? वैसे इस सरकार से हम खुश है, कॉलेज में अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी तो अभी सरकार तो विधानसभा को लेकर क्या बोलते हो आप? क्योंकि यहाँ पर तो एक बात है कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर करने चाहिए, सरकार को रोजगार के लिए अवसर करना चाहिए। जो पढ़े लिखे आपका 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगले साल होना है, तैयारियां लगभग सारी पार्टियों की शुरू हो चुकी हैं। आप किस तरह से देखते हैं अगले चुनाव को? क्या सरकार के मुद्दे होना चाहिए, आप आम जनता के मुद्दे होना चाहिए, और आप कितना सरकार की योजनाओं से संतुष्ट हैं? सरकार तो अभी कमलनाथ जी की अच्छी थी और आने वाली सरकार वापस कमलनाथ जी की बने ऐसी सोचते हैं। तो यहाँ अधिकांश लोग जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे कुछ लोग परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं। बंसल न्यूज के लिए नागदा से नीलेश रघुवंशी की रिपोर्ट। और अब बारी है जन का मन जानने की। हमने श्योपुर की जनता से जाना 2023 चुनाव को लेकर क्या कहता है उनका मन और क्षेत्र में क्या हुए हैं विकास के काम। जो भी प्रतिनिधि हो, बस देश शहर का विकास कर सके, हम ऐसे प्रतिनिधि को ही चुनना पसंद करेंगे। लेकिन पहले नाम नॉमिनेटिव होंगे, उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आने वाले चुनाव में प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए और इसके अलावा वो
जनता के हित में काम करने वाला हो, जनता के हित की विचारधारा हो, सोचने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि चाहिए। कोई भी हो, प्रतिनिधि किसी चीज को कहीं किसी का, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो या आम पार्टी का हो, होना कर्मचारी हो चाहिए, पढ़ा लिखा हो। तीसरा मोर्चा ही लग रहा है कि जहाँ तक कोई ना कोई तीसरा मोर्चा इस बार निश्चित ही श्योपुर जिले के अंदर मोर्चा मारेगा। कोई जीतते टाइम आ जाते हैं बात जोड़ने, बाकी बस कोई विकास करता नहीं है। वही 8 किलोमीटर के एरिया में 20 साल से पहले श्योपुर था, आज भी 20 साल में 8 किलोमीटर के एरिया में कोई आज तक 20 से 20 किलोमीटर भी हुआ तो बता दो। पर जमीनी स्तर पर कोई बताता नहीं, करता नहीं कोई काम। चुनाव में सब अपने अपने वादों को ले आएंगे पर पूरा कोई नहीं करता। ईमानदार हो, शहर में काम करे, ज़्यादा नेतागिरी नहीं करे, वो ज़्यादा बढ़िया है, हम तो उसी को चुनेंगे। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।